हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, है ना, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन सारी संख्याओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और अच्छे से एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखना है, तब यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये सारी संख्याएं क्या होती हैं। बहुत बच्चे क्या होते हैं, इतना सारा होता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर एकदम बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं कि आप कैसे यहाँ पर इनको बता पाएंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आता है, जो नंबर है, वो है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याओं को आप ऐसे समझिए, है ना, प्राकृत संख्याओं को आप ऐसे समझिए कि जिन नंबर्स का, जिन संख्याओं का हम गिनती में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए आप कंचे देखे होंगे, बंटी जिसको कहते हैं, है ना, कांच का छोटा छोटा होता है, खेलते हैं बच्चे, रखे रहते हैं, है ना। तो कंचे हैं आपके पास, तो अगर उन कंचों को गिनना है तो आप कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे? तो आप कहेंगे कि हम 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। आप 0 से तो नहीं गिनना स्टार्ट करेंगे, आप 1 से ही गिनना स्टार्ट करेंगे उन कंचों को। तो वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उन संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं कौन कौन सी हो जाती हैं? 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और फिर इसके आगे ये चलता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसको आप जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप ले जाना चाहें, जहाँ तक आपकी मर्जी हो वहाँ तक ले जाइए, और ये सारी की सारी हमारी प्राकृत संख्याएं होंगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब देखिए, जो प्राकृत संख्याएं हैं उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, यानी n से निरूपित करते हैं। ठीक ना, यानी n जो है, n मतलब नेचुरल नंबर, तो प्राकृत संख्या को किससे दर्शाया जाता है? n से दर्शाया जाता है। यानी n जो होगा हमारा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन सभी संख्याओं का जो समूह है वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब दूसरा आता है यहाँ पर, जो दूसरा नंबर है हमारा वो है पूर्ण संख्याएं, है ना। तो चलिए पूर्ण संख्याओं को भी समझते हैं। चलिए बच्चों देखिएगा, यहाँ पर दूसरा जो है हमारा वो पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृत संख्याओं के साथ साथ अगर हम 0 को भी साथ में लेकर चलें, है ना, जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा है, उस डब्बा में ये सारे के सारे नंबर्स भरे हुए हैं, यानी प्राकृत संख्याएं भरी हुई हैं। ठीक है, एक डब्बा है, उस डब्बे में ये सारी प्राकृत संख्याएं भरी हुई हैं। अब इन्हीं प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 को भी उसमें डाल दिया जाए तो उस डब्बे में जो अब संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 को भी ले लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं जब 0 इनमें शामिल हो जाता है तब। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। होल मतलब पूर्ण। ठीक है, होल नंबर्स। तो जो हमारी होल नंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे? तो वो हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6, और ये जहाँ तक आप ले जाना चाहे इसको ले जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्या होंगी। यहाँ पर हम आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बताने वाले हैं ना जो आपके परीक्षा में पूछ सकता है, और उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक ना, देखिए अब यहाँ पर होल नंबर्स को W है यहाँ पर, तो इसको होल नंबर्स को हम लोग किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया आपको कि 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ से 1 से लेकर इधर की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, लेकिन 0 जो है वो पूर्ण संख्या है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ से ये सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या तो है ही, लेकिन साथ में प्राकृत संख्या भी है ना। ये क्या है? प्राकृत संख्या भी है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी की सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या भी है। बात क्लियर हुआ? सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्रश्न में ऐसे पूछ सकता है कि सत्य असत्य में ऐसे बोल सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप वहाँ पर सत्य मारेंगे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला दूसरा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 को भी ध्यान में रखिएगा, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए बच्चों, अब यहाँ पर तीसरा जो आता है वो है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक बहुत ज़रूरी है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखते हैं क्या होता है पूर्णांक। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को अगर हम देखें तो पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? पूर्णांक का अर्थ होता है, अगर इसको हम तोड़ें तब पूर्ण अलग हो जाएगा, अंक अलग हो जाएगा, है ना। तो पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक, यानी जो अंक पूरा हो, है ना, जो अंक पूरा हो या जो संख्या पूरा हो वह पूर्णांक कहलाता है। अब वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस वो पूरा पूरा अंक होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। आधा का मतलब क्या है? पॉइंट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 2.4 लिख रहे हैं, तो ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा पूरा अंक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम कहें कि 10 है, तो 10 क्या है? एक पूरा पूरा अंक है ना। 10 क्या है? एक पूरा पूरा अंक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर -5 कहें, तो भले माइनस लगा है लेकिन ये जो 5 है वो तो पूरा पूरा अंक है ना। तो आप समझ गए क्या होता है पूर्णांक? पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा पूरा अंक, उसमें दशमलव वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर हम पूर्णांक देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, जरा गौर से समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 बीच में हो गया, 0 के आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और इधर ये जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे तो पूर्णांक हो गए। अब माइनस वाले भी तो पूर्णांक होते हैं, है ना। तो 0 से पहले आएंगे, जब 0 से पीछे आएंगे तो हमारा होता है -1, फिर उसके बाद और पीछे -2, फिर उसके बाद और पीछे -3, फिर इसके बाद और पीछे -4, फिर ये इधर माइनस अनंत तक चला जाता है। माइनस में जितना आगे ले जाना चाहें आप इधर बाएं साइड ले जा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये सारे के सारे जो हैं ये पूर्णांक हैं। समझ में आ गया? पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा, देखते जाइएगा। ठीक है, ये जो इधर हैं 1 से लेकर इधर, है ना, ये जो हैं इनको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों? धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये सभी प्लस में है ना। प्लस भले नहीं लिखा है लेकिन ये प्लस में ही माना जाएगा, है ना। तो 0 के बाद जो 1 से लेकर इधर 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये सभी की सभी क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? धनात्मक। पूर्णांकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है ना। एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक इधर वाले। और इधर देखिए -1 से लेकर इधर ये जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि इनमें माइनस लगा हुआ है। तो ये सभी की सभी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। बड़े गौर से समझते जाइएगा। ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो गई? निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक। और ये 1 से लेकर इधर ये धनात्मक पूर्णांक। अब बात आती है 0 की, क्योंकि ये सारी तो पूर्णांक ही हैं। तो जो 0 होता है वो, इसको ऐसे याद रखिएगा, 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है
है ना। 0 क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप इन सभी को नोट करते जाइएगा, है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0, यानी 0 जो है ना तो धनात्मक होता है ना, ना तो धनात्मक होता है, इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, ठीक है, धनात्मक है ना, पॉजिटिव होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है, ठीक ना। ये कुछ भी नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। इसमें कभी प्लस या माइनस नहीं लगता 0 के साथ, बात क्लियर हो गई। वो 0 का 0 ही रहता है, उसके साथ हम ना तो प्लस लगाते हैं ना ही माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5 इधर जहाँ तक जाना चाहें, और धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी की सभी हो गई। और जो 0 होता है ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, वो बस एक पूर्णांक है। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो ये सारे के सारे पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी पूरा पूरा अंक जो पूरा हो। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहें आपसे कि -120 है ये, है ना, तो ये एक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि ये 120 है, भले माइनस लगा है तो क्या हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, है तो पूरा पूर्णांक। लेकिन अगर हम यहाँ पर -45.6 कर दें तो ये एक पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दशमलव वाला हो गया। तो दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। जिनमें दशमलव नहीं होता है वही सिर्फ पूर्णांक होते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो 3 हमने देख लिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब यहाँ पर बात आती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्या दिया है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा। परिमेय संख्या हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है ना। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सीधा सीधा कहें तो बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें 3/5 है ना, तो ये बटे के रूप में है, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 3/5 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं। वहीं पर अगर हम कहें कि -7/3 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? बड़े गौर से समझते जाइएगा, ठीक है, हम आपको हर एक चीज़ इसका समझा देंगे। ये भी एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने के लिए जो शर्त यहाँ पर रखी गई है वो क्या है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। बटे के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन साथ में जो P और Q है यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, वो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 है यानी ऊपर वाला P और ये Q होगा। ये क्या है? हमारा P है ना, और ये क्या है? Q है नीचे वाला। तो ये दोनों पूर्णांक हैं कि नहीं है ना। और साथ में एक और शर्त होता है, वो शर्त ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3/5 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों पूर्णांक हैं, है ना। इसको देखिए, -7/3, तो -7 जो है वो पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास ये है, ये 6 है, तो इसको बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो बटे के रूप में है ही नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, इस 6 को क्या हम 6/1 के रूप में लिख सकते हैं? बटे में 1 होना कोई गुनाह नहीं है ना। आसानी से हम किसी के भी बटे में 1 डाल सकते हैं, उसका मतलब उसका अर्थ वही होता है। बात समझ में आया? 6/1 का अर्थ हुआ 6 ही होगा, है ना। भाग देंगे तो 6 ही आएगा। तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। अब ये पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई अकेला संख्या है ना तो वह परिमेय संख्या होगा ही होगा, पक्का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर
माइनस का 13 लिख रहे हैं, तो -13 क्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको -13/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर बात आती है, एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं है ना √9, तो √9 क्या है? √9 का अर्थ क्या होता है? यानी 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3 आता है। तो जो 3 है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 इसको लिख सकते हैं, है ना। तो जो √9 है वह एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि √7 है ना, √7 क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक पूर्णांक मान नहीं आता है ना। √7 का कोई भी एक पूर्णांक मान नहीं आता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कौन सा संख्या होगा? तो अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है परिमेय संख्या, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और साथ में p और q पूर्णांक होना चाहिए, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, जैसे ये है ना हमारा 3/5 है ना, तो अब ऊपर वाले को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, है ना। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंश हिंदी में, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। इंग्लिश में इसको कहेंगे न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक ना, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने समझ लिया, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जैसे यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का अगर हम उदाहरण दें, आप परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं √2, है ना। √2 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। ऐसे पूर्णांक में इसका पूर्णांक में कोई मान नहीं होता है, तो यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर √3 हो गया, फिर √5 हो गया, √7 हो गया, लेकिन √9 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि √9 का मान होता है, कितना होता है? 3 होता है ना भाई। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रूट का 10 हो गया, है ना, रूट का 11 हो गया, फिर इधर जितने भी होंगे √16 को छोड़कर, क्योंकि √16 का मान कितना होता है? 4 होता है ना। तो जिनका रूट में मान निकल आए वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो रूट में ही रह जाए, मतलब उसका कोई पूर्णांक मान ना हो, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गई? साथ में हम यहाँ पर और एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जो पाई होता है ना, आप उपयोग करते होंगे पाई, वो पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके पूछता है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या कि क्या है ना। तो आप यहाँ पर लगाएंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो जो पाई है इसको क्या कहते हैं? पाई कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इस चिन्ह को पाई कहते हैं। तो पाई का पाई जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गई? तो जो रूट के अंदर ही रह जाए, जिनका रूट के बाहर ना निकल पाए, उनका कोई मान ना हो, तो वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब यहाँ पर 2 संख्याओं के बारे में हम और जानते हैं। पहला अभाज्य संख्या और दूसरा भाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं से यहाँ पर सीधा सीधा मतलब पता चल रहा है, अभाज्य मतलब जो ना कटे, यानी उसमें किसी का भी भाग ना जाए। भाग जाएगा तो सिर्फ किससे जाएगा? 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। मतलब जैसे हम यहाँ पर कहें कि हमारे पास 3 है ना, तो 3 जो है 3 किससे कटेगा? 3 जो है ये सिर्फ 3 से ही कटेगा, है ना। काटेंगे तो 3 1 कम 3 आएगा, और ये जो 3 है वो सिर्फ 1 से कटेगा, है ना। तो
3 जो है 3 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी और से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 है, तो 4 क्या है, 4 जो है 4 से भी कट जाएगा, है ना, 4 एक कम 4 भाग देंगे तो 4 एक कम 4 एक बार में कट गया। 4 जो है 2 से भी कट जाएगा, 2 आ गया, है ना। 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 1 आ गया। तो जो 4 है वो 4 और 1 को छोड़कर 2 से भी कट रहा है, मतलब किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। खुद से मतलब जैसे 5 है तो खुद से 5 से ही कटे, है ना। और कोई भी संख्या जो है वो खुद से तो कट ही जाती है, इतना तो पता होगा आपको, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होगी बच्चों, जो किसी से भी ना कटे, एक और स्वयं को छोड़कर, है ना, एक को और खुद को छोड़कर बाकी दुनिया में किसी भी संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर अगर हम उदाहरण लिखें तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर हो सकता है 2, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दे रहे हैं कि जो अभाज्य संख्या होगा वो 2 होगा। अब याद रखिएगा सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना वो 2 होती है। 2 के बाद फिर हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 5, है ना, फिर उसके बाद 7, लेकिन 9 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 9 क्या है, 9 3 से कट जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 हो जाएगा। लेकिन देखिए 15 जो है, 15 3 से कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या है, यानी कटने वाला संख्या है। बात समझ में आया? फिर उसके बाद 15 के बाद आप चलेंगे तो 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे 21, तो 21 जो है 3 से भी कटेगा, 3 7 21, और 7 से भी कटेगा, 7 3 21, है ना। तो 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, समझे। फिर इसके बाद बात करें 23, फिर उसके बाद 25 भी कट जाता है, 27 भी कट जाता है, 29 नहीं कटता, तो 29 हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद 31 नहीं कटता, यह अभाज्य संख्या हो गया। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पर 37 नहीं कटता, है ना। देखिए 33 आपका कट जाएगा, किससे, 11 से कट जाएगा, है ना, और 3 से भी कट जाएगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी वो भाज्य संख्या है। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी प्राइम नंबर्स, जो किसी से भी नहीं कटती, सिर्फ किससे कटता है, 1 से कटता है या फिर खुद से कटता है, वो हमारी प्राइम नंबर्स होती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी संख्याएं जो हमने यहाँ पर 6 तरीके की बताई हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय, अपरिमेय, और साथ में भाज्य और अभाज्य, है ना। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य, है ना, भाज्य यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, भाज्य, है ना, भाज्य संख्याएं सीधा सीधा क्या हो जाएंगी, जो कट जाए, है ना। जैसे 4 हो गया तो 4 2 से कट जाता है, 9 हो गया 9 3 से कट जाता है। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो किसी और संख्या से भी कट जाए, है ना, भाज्य संख्याएं। इनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स, है ना, कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या क्या होगी बच्चों, जो किसी और संख्या से भी कट जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास 16 है, तो 16 किससे किससे भाग चला जाएगा, इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 16 में आप कहेंगे 4 से भी भाग चला जाएगा, 16 में आप कहेंगे 8 से भी भाग चला जाएगा, क्योंकि 8 दूना 16 कट जाएगा, है ना। 16 में आप कहेंगे कि 16 से भी भाग चला जाएगा। तो बहुत सारी संख्याएं हैं 16 को काटने के लिए, इसलिए 16 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी जो क्या कहते हैं उसको, भाज्य संख्या है। बात समझ में आया? और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो 2 होता है वह सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर जो भी हमने आज बताया इस वीडियो के अंदर आपको पसंद आया होगा और अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए, परीक्षा आने वाला है ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए विदा दीजिए, जय हिंद।